फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज मैं आपको समतल का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ। प्लेन समझ रहे होंगे आप। चलिए तो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि हमने आपको प्रूव करवाया था कि समतल का जो समीकरण होता है एक्स वाई जेड के रूप में, समतल का जो व्यापक समीकरण होता है क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजकल टू 0। ये हमने आपको प्रूफ करवाया था। चलिए यहाँ पर ए बी सी और डी जो है अचर हैं, ठीक है। और ए बी सी जो होता है वो शून्य कभी नहीं हो सकता, शून्य नहीं है, हो सकता है लेकिन यहाँ पे शून्य नहीं होना चाहिए। चलिए यदि यहाँ पर हम कोई बिंदु ले लें, यदि एक बिंदु हमने P ले लिया, इसका हमने नाम दिया x1 पॉइंट है, y1 है और z1 है, ठीक है। और एक बिंदु हमने Q ले लिया जिसका नाम है पॉइंट है x2 y2 और z2 है, ठीक है। और इसी समतल पर ये बिंदु जो है, इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, और इसी समतल पर ये बिंदु क्या है, स्थित है, ठीक है। लिखेंगे पर कोई दो बिंदु स्थित है, ठीक है। तो हम जब इसी समतल पर कोई ये दोनों बिंदु स्थिति है तो ये बिंदु इस पर ही स्थित है, इसी समतल पर, तो इसको संतुष्ट करेगा, इस इक्वेशन को, ठीक है। इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है इसमें हम पुट करेंगे। तो पुट करते हैं। चलिए देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ पॉइंट क्या P एंड Q इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए तो हम पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। इसी तरह पुट करते हैं Q वाला, तो ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड हो गया। ये इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? अब हम क्या करेंगे ना, समीकरण 2 को हम m2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। समीकरण 2 को क्या करते हैं, m2 से मल्टीप्लाइड, और समीकरण 3 को हम जो m1 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो चलिए m2 और m1 से मल्टीप्लाइड करने के बाद, ठीक है ना, जो आता है वो पहले लिख लेते हैं। और जो m1 और m2 का जो वैल्यू होना चाहिए, जैसे m1 जैसे मल्टीप्लाइड करा और m1 और m2 का जो वैल्यू होना चाहिए, ये जो होना चाहिए डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। m1 प्लस m2 अगर ऐड करते हैं तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में ये पॉइंट नहीं बन पाएगा। चलिए तो अगर हम 2 को m2 से और 3 को m1 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाइड कर लें। चलिए मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, तो क्या होता है, तो डेट सिंप्लाई ये क्या हो जाएगा, am2 x1 प्लस bm2 y1 प्लस cm2 z1 प्लस dm2 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। ये 2 वाला ही इक्वेशन है, मल्टीप्लाइड ही तो करा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसमें मल्टीप्लाइड करें m1 से तो क्या हो जाएगा, am1 x2 प्लस bm1 y2 प्लस cm1 क्या हो जाएगा z2 प्लस dm1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 हो गया। सेमित वन।
या फिर इसको इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन हम 5 मान लेते हैं, क्योंकि ऐड करने के बाद, गुणा करने के बाद ये आया। अब हम क्या करेंगे ना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, इस 4 और 5 को हम जोड़ देते हैं। तो अब 4 और प्लस 5, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेने के बाद देखिए क्या होता है। इस इक्वेशन को ऐड कीजिए तो इसमें एक क्या कॉमन है, ए है, तो ए कॉमन ले लें इसमें, तो क्या हो जाएगा m2x1 प्लस m1x2, ठीक है, प्लस इसमें b कॉमन ले ले, तो प्लस b जोड़ रहे हैं हम, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। b तो क्या हो जाएगा m2y1 प्लस m1y2, ठीक है, प्लस c कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा m2z1 प्लस m1z2, प्लस d कॉमन ले लेते हैं, प्लस d कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आपको? इतनी बातें समझ में आ गई होगी। सिर्फ हमने इसको इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हमने ऐड किया। अब चलिए हम क्या करते हैं कि m1 m2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। m1 m2 से क्या करते हैं, सारे पक्षों में, मतलब इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करेंगे, तो उससे मतलब इक्वेशन में कोई इफेक्ट, मतलब अंतर नहीं आएगा। तो डिवाइड कर लेते हैं भैया। दैट सिंपली क्या हो जाएगा, a इंटू m2x1 प्लस m1x2 अपान में m1 प्लस m2, समझ में आ गया होगा। प्लस b ले ले m2y1 प्लस m1y2 अपान में m1 प्लस m2, प्लस c ले ले तो क्या हो जाएगा m2z1 प्लस m1z2, ठीक है, और अपान में m1 प्लस m2 और प्लस d, तो m1 प्लस m2 डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो d हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 इसी रूप का है। ये जब इस रूप का है ये, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x के जगह पर अगर कंपेयरिंग करें इस इक्वेशन से, और a इक्वेशन हमने 6 मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट और 6 का हम कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आने वाला है आपका, पॉइंट एक आएगा। x के जगह पर क्या आ रहा है, x के जगह पर क्या आ रहा है m2x1 प्लस m1x2 अपान में m1 प्लस m2, यही तो है कंपेयरिंग करने पे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 6, ठीक है, 1 और 6 का हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए ax है, तो x का स्थान पर क्या है, ये है, तो हम पॉइंट लिख लेंगे। x का आपका पॉइंट जो आ गया m2x1 प्लस m1x2 अपान में m1 प्लस m2, ठीक है, x अक्ष पे पॉइंट आ गया। y अक्ष का पॉइंट देख लेते हैं, by, तो b और y की जगह पे क्या है, ये है, तो हम लिख लेते हैं m2y प्लस m1y2, m2y1 है ना, सॉरी, m2y1 प्लस m1y2 अपान में m1 प्लस m2, ये भी बातें समझ में आएंगी। अब z वाला देख ले, z अक्ष पर क्या आ जाएगा पॉइंट, तो c इंटू जेड, तो यहाँ पर c इंटू जेड की जगह पर ये है, तो z के स्थान पर ये लिख लेते हैं m2z1 प्लस m1z2 अपान में m1 प्लस m2। ये बातें समझ में आई कि नहीं, यानी कि ये जो तो 2 पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है इस समतल पर स्थित है, तो ये भी पॉइंट जो होगा, ये भी पॉइंट जो हमने लाया x y z, ये भी पॉइंट जो होगा इसी समतल पर
स्थित होगा। बशर्ते कि ये हमें क्या होना चाहिए, m1 और m2 जो हमने मल्टीप्लाइड यहाँ पे करा, m1 और m2 का मल्टीप्लाइड किया तो उसको जोड़ने पर ये 0 नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो ये आपका पॉइंट हो गया, समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हम देखें जो m1 m2 जो है, m1 m2 जो है p और q को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, जो रेखाखंड या फिर रेखा p और q, यहाँ पर p हो गया ये जो पॉइंट है और q, यही p और q को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसको दो भागों जैसे m1 संबंधी m2 के अनुपात में बांटती है। ठीक है, m1 रेशियो m2 के अनुपात में क्या करती है, बांटती है। समझ में आ गया होगा। चलिए इतनी बातें आप समझ में आ गया होगा। और m1 प्लस m2 जो होना चाहिए डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये पॉइंट जो होगा आपका समतल एक पर स्थित होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने समतल x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी को हमने बताया था कि दूसरे रूप में भी हमने लिख सकते हैं a बाई डी एक्स प्लस बी बाई डी वाई प्लस सी बाई डी जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि 3 प्रतिबंध होने चाहिए समतल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, समतल का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। 3 इक्वेशन होगा तभी समतल का इक्वेशन सॉल्व होगा, अन्यथा की स्थिति में समतल सॉल्व नहीं हो पाएगा। कोई कहता है कि 4 इक्वेशन होना चाहिए, 4 इक्वेशन नहीं होता है, 3 इक्वेशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन बेस्ड है और उसी पे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फटाफट इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। और मैं आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का अनसॉल्व पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूं और आज शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा अप्लाइड मैकेनिक्स का अनसॉल्व पेपर। उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 2018 का पेपर है और 2019 का पेपर है। पहले मैं आज 2018 का पेपर अप्लाइड मैकेनिक्स का अपलोड करूंगा। कम्युनिटी में जाइएगा, कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है, वहाँ पर आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का मिल जाएगा। या फिर इस जो वीडियो बन रही है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी अप्लाइड मैकेनिक्स का जो अनसॉल्व पेपर है वो आपको मिल जाएगा। और इस अनसॉल्व पेपर में जो भी मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं समझ में, वैसे सारा तो पढ़ा ही दिया हूँ, बीम वगैरह नहीं पढ़ाया हूँ, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए मैथ को नोट कीजिए और मैथ में ही पढ़ते रहिए, क्योंकि मैथ में ही सबसे ज़्यादा बैक लगती है सब लोगों की। नहीं पढ़ेंगे अच्छे से नहीं आएगा अच्छा मार्क। चलिए मैं आशा करता हूँ आप नोट कर ले होंगे और मैं इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है, एक मतलब एक इक्वेशन बताता हूँ और इसी पर क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। देखिए 3 बिंदु हो x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x2 x3 y3 z3। तो 3 बिंदुओं से होकर जाने वाली समतल का समीकरण हम कैसे लिखेंगे, मैं वो अभी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए 3 बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ये 3 बिंदुओं से जो होकर जाने वाला समतल का समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। से होकर जाने वाला समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे हम आपको अभी बताऊंगा। चलिए
तो हमें समतल का समीकरण मानना पड़ेगा कि मान लीजिए कि समतल का समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि हमने इसको प्रूव करवाया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कृपया मेरे फर्स्ट जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है वो जा करके देख ले। ठीक है, अगर नहीं देखेंगे तो ये समतल जो है, समतल बहुत बड़ा है और समतल कोई पढ़ाता नहीं है अच्छे से, तो समतल आपको पढ़ना पड़ेगा और समतल से ही मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं 5-5 नंबर के। तो अगर आपको 5 नंबर गेन करना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा और अच्छा मार्क लाना है तो भाई नेक्स्ट क्लासेस से जुड़ना ही पड़ेगा। तो कृपया नेक्स्ट क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ना प्लीज़। मैं देख रहा हूँ कि मतलब ज़्यादातर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लासेस को थोड़ा बहुत आप लोगों से आशाएं हैं कि आप लोग शेयर करेंगे मेरे चैनल को और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो हमें मानना पड़ेगा कि समतल जो है आपका, कि मान लीजिए कि समतल क्या है आपका, मान लीजिए समतल का समीकरण क्या है, ए एक्स, हमने तो यही तो माना था, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। समतल का व्यापक समीकरण यही तो था। चलिए अब हम देख रहे हैं कि ये जो 3 बिंदु है, यदि ये 3 बिंदु है और इसी समतल से होकर जाती हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। जब सेटिस्फाइड करेगी तो इस इक्वेशन में हम क्या एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्स वाई जेड का वैल्यू हम पुट करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि दिए हुए बिंदु जो है इसी समतल से होकर जाती है, इसी समतल से होकर जाती है। जब इसी समतल से होकर जाती है, इसी समतल में स्थित है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम इस इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। पॉइंट ए वाला वैल्यू पुट कर लो, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह ए एक्स टू पॉइंट बी वाले डालें तो ए एक्स टू, एक्स की जगह पर x2 डालना है, y की जगह पर y2, z की जगह पर z2। ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसी तरह ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री प्लस सी जेड थ्री प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना और इसको इक्वेशन 2 माना और इसको इक्वेशन 3 माना। ये बातें आप समझ गए होंगे। इसको इक्वेशन हम 4th मान लेते हैं। चलिए ठीक है, या फिर देखिए यहाँ पर यार, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये लगातार है ना, तब ऊपर से नीचे तक आइए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसका हम समीकरण का जो समतल का इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं वो ये होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे सारणी को हल करना, सारणी को कैसे हल किया जाता है ये आपको आनी चाहिए, तभी समतल का समीकरण आप फाइंड कर सकते हैं। या फिर सारणी अगर नहीं पढ़े हैं तो कृपया अपने बुक से पढ़ लें अभी, क्योंकि मैं सारणी वगैरह अपलोड वगैरह नहीं करूँगा वीडियो। ठीक है, चलिए इसमें बता दूंगा कि कैसे सारणी हल होता है। तो समीकरण 1 2 3 4 से हम क्या करेंगे कि ए बी सी डी लुप्त कर देंगे, हटा देंगे और इसको सारणी में एक पुट करके भर देंगे। देखिए कैसे भरते हैं हम। इस तरह सारणी बनाया हमने और इसके ए बी सी को लुप्त कर दीजिए। ठीक है, बाकी सबको लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड और डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हमेशा 1 लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसी तरह x1 सेकेंड वाला से देखें तो 2 नंबर से, तो x1 y1
Z1 और इसको 1, इसके बाद x2 y2 z2 और इसके बाद 1, x3 y3 z3 इसके बाद 1। इसका जो वैल्यू आएगा आपका 0 आएगा। ये हो गया आपका उस समतल का समीकरण। तो लिखेंगे कि जो समतल का अभीष्ट समीकरण है, जो समतल का अभीष्ट समीकरण है। ठीक है, चलिए अब यदि समीकरण 1 से 2 को घटा दें, 1 से 2 को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? चलिए देख लेते हैं भैया। यदि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, यानी कि एक समीकरण में से -2 घटा देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो ए और x माइनस x1 प्लस बी x माइनस x2 सॉरी y माइनस y1 और प्लस सी z माइनस z1 और प्लस 0 हो जाएगा। d में से d घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हमने घटा करके लिखा, कॉमन वगैरह ले करके। ठीक है, तो ये जो समतल, ये जो आएगा आपका, ये जो आपका इक्वेशन आएगा, ये जो आएगा आपका, वो जो होगा समतल x1 y1 z1 से होकर जाने वाली यह समतल का समीकरण आपको ये मिल गया। ये तो आपको 3 बिंदुओं से होकर जाने वाली समतल का समीकरण मिला, और ये एक बिंदु, ये जो आपका बना, ये एक बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाली समतल का समीकरण। अतः यह एक बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है। बातें समझ में आई कि नहीं आपको? बहुत ही आसानी तरीके से समझाऊंगा यार। चलिए इस पर बेस्ड जो है, इस क्वेश्चन पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहले इसे उतार लीजिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और सीरीज को कैसे, मतलब ये सारणी को कैसे, डिटर्मिनेंट्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये हम इसमें बता देंगे, तो आप समझ जाएंगे और सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए आप सॉल्व कर ले, नोट कर लिए होंगे। अब इसे मैं मिटाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, तो अभी तक आपने 3x3 डिटर्मिनेंट्स, 3x3 डिटर्मिनेंट्स टाइप का ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। जैसे यहाँ पर x y z x1 y1 z1 और x2 y2 z2, 3x3 वाला सॉल्व किया होगा डिटर्मिनेंट्स। लेकिन 4x4 वाला कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि 4x4 वाले टाइप से हमें सॉल्व करना है, या फिर उसका एक वैकल्पिक विधि भी बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं बताऊंगा आपको इस लेक्चर में। चलिए इसको पहले मैं मिटा दूँ, और क्वेश्चन जो मैं आपको रखूँगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन जो है ये रहा है आपके सामने बोर्ड पे। क्वेश्चन में क्या है, 3 पॉइंट दे रखा है, 1 1 0 -2 2 -1 और 1 2 1 दे रखा है।
बिंदुओं से होकर जाने वाला समतल का समीकरण हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो समतल का अभिष्ट समीकरण हम फटाफट लिखेंगे सॉल्यूशन में। समतल का अभिष्ट समीकरण डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं। चलिए पॉइंट क्या है, 110 फर्स्ट पॉइंट है ये आपका, और दूसरा जो है आपका -2 2 -1 -2 और एक है -1। तीसरा जो पॉइंट है आपका 1 2 1 इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली हमें समतल का समीकरण फाइंड करना है। तो इस समतल का समीकरण फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, समतल का समीकरण अगर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए। हम क्या करेंगे, तो इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली समतल का समीकरण। तो चलिए इसका समतल का समीकरण क्या होगा, देखिए समतल का समीकरण पहले मैं नोट कर देता हूं। पहले यहां पर लिखेंगे x y z और 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, पहले ये पॉइंट लिखेंगे, नीचे x के नीचे वाला 1 है तो 1 लिख लेंगे, y के नीचे वाला 1, z के नीचे वाला 0 और यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। यहाँ पर लिखेंगे -2, इसी तरह 2, इसी तरह -1 और यहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 2 1 1 2 1 और यहाँ पर लिखेंगे 1। ये बढ़ गया 4 × 4 का डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, 4 हॉरिजॉन्टल में है और 4 आपको वर्टिकल में है। तो आपने 3 × 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया होगा। 4 × 4 का कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं पहले आपको बता देता हूँ। = यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। ठीक है, समतल का सॉरी देखिए यहाँ पर जो 4 × 4 टर्म में जो होता है, पहले आपको वो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव बता लेता हूँ कि कैसे होगा ये। यहाँ पर देखते हैं प्लस माइनस इस हिसाब से चलता है। ठीक है, इसी तरह अगर देखा जाए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर फिर प्लस और फिर यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर प्लस तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस तो प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ये चलता है। इस तरह से हम इसका चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव लेंगे पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 3 का आप टर्म्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो पहला है प्लस, तो प्लस x लेंगे। चलिए भैया x लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको अच्छे से। x ले लिया, ये प्लस था, ये वाला टर्म आपका ख़त्म हो जाएगा। ये वाला टर्म हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ख़त्म हो जाता है। जब ये टर्म ख़त्म हो जाएगा तो ये आपका एक सारणी 3 × 3 का ये बचा आपका, तो ये लिखेंगे हम सारणी 3 × 3 का। ठीक है, चलिए 1 0 1 2 -1 1 और 2 1 1 समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये बचा आपका, हम हॉरिजॉन्टली ले लेंगे। हॉरिजॉन्टली हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। अब हम लेंगे ये वाला y टर्म, तो y के नीचे वाला पूरा भाग खत्म हो जाएगा और ये वाला भाग खत्म हो जाएगा। y का जो चार्ज है ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो लेंगे इसके पहले, तो ये जो y नेगेटिव, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नेगेटिव y। ठीक है, और इसके बाद इसका सारणी लिखेंगे। कौन सा बचा, 1 0 1, तो 1 0 1 -2 -1 1, तो -2 -1 1 और 1 1 1, तो 1 1 1। ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब ये ख़त्म कर देते हैं भैया। अब तो 3 × 3 का बनेगा ये डिटर्मिनेंट्स, आप तो सॉल्व कर लीजिएगा फटाक से। चलिए अब जेड वाला लेते हैं। जेड वाला के नीचे वाला पूरा भाग खत्म हो जाएगा और ये भाग पूरा खत्म हो जाएगा। बचा क्या भैया, और जेड का देखिए, जेड यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस जेड। ठीक है, इसके बाद डिटर्मिनेंट्स लिखते हैं। 1 1 1, तो 1 1 1 -2 2 1, तो -2 2 1 1 2 1, तो लिखेंगे 1 2 1। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं। चलिए ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। हो हाँ, चलिए अब लिखेंगे हम 1 वाला लेंगे। 1 वाला टर्म लेंगे, 1 के नीचे वाला पूरा भाग खत्म और ये
हॉरिजॉन्टल भाग खत्म। चलिए ये 1 का जो यहाँ पार्ट है यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 और इनटू, अब ये सारणी हो जाएगा। सारणी में क्या आपके बच्चा 1 1 0 1 1 0 -2 2 -1 -2 2 -1, यहाँ पर है क्या 1 2 1, तो लिखेंगे 1 2 1। अब इसको हम सॉल्व कर ले जाएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा और आपको 5 नंबर देने से कोई नहीं रोकेगा। सारणी आपको तो अब 3 × 3 की तो आती ही होगी यार, पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर इसको भी ध्यान से देख लीजिए, हर एक पॉइंट में अच्छे से समझाऊंगा आपको। चलिए x लेते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बड़ा कोष्टक है, अभी मत समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर लेंगे हम 1, यहाँ पर अब 3 × 3 में देखिए 3 × 3, अब ये हो गया आपका 4 × 4 के लिए पॉजिटिव नेगेटिव। अब 3 × 3 के लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये पॉइंट आपको सारणी में यूज होगी, ये वाली, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर 1 है तो 1 ले लेते हैं, ये है 1 के जगह पे ये प्लस है तो 1 लिखेंगे प्लस में। अब देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, मैं एक बताऊंगा बाकी सब फटाफट नोट कर दूंगा, ठीक है ना। ये ख़त्म हो गया, अच्छे से बता रहा हूँ। और तो ये बचा आपका, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको मल्टीप्लाइड करेंगे और माइनस करके इसको लिख देंगे मल्टीप्लाइड करके। समझ में आ रहा है बातें? तो -1 × 1 यानी क्या हो जाएगा -1, ये ब्रैकेट में -1, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला मैंने कि माइनस वाले लिखेंगे और इसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 यानी कि 1, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लेंगे 0 वाले पार्ट को, खटक 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 खटक। अब लेंगे हम 0 वाले पार्ट को। 0 वाला पार्ट में ये होगा आपका, तो ये नीचे वाला भाग खत्म हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला भाग इसके खत्म हो जाएगा, इसके सामने वर्टिकल और इसके हॉरिजॉन्टल पूरा भाग खत्म हो जाता है। बचा ये आपका 2 × 1 और 2 × 1। अब देखिए यहाँ पे, चलिए इसको हम माइनस लेंगे, क्यों लेंगे कि भैया यहाँ पर माइनस है, इसके पहले हम क्या लेंगे माइनस, ठीक है। तो माइनस लेंगे और ये 0 लिखेंगे, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, 0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या में तो 0 ही होगा। चलिए 2 × 1, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 1, तो पहले लिख लेंगे 2 × 1 यानी कि 2। चलिए अब इसका माइनस करेंगे, फिर माइनस कर लेते हैं, एक बार मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस कर लीजिए। इसके बाद 1 × 2, तो 1 × 2 यानी कि 2, ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लेंगे 1 का, ये मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर माइनस है, टिटिक 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 टिटिक। अब बचा है अब आपका 1 वाला, 1 के जगह पर क्या है प्लस, तो हम लिखेंगे +1। अब देखिए ये वाला जब लिया तो हमने इसके नीचे वर्टिकल का और इसके सामने हॉरिजॉन्टल का ख़त्म कर दिया। बचा ये आपका 2 पार्ट, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1, तो 2 हो जाएगा, तो t लिख दे रहे हैं और इसके बाद माइनस लिखेंगे और फिर अब क्या करेंगे -1 × 2 यानी कि क्या हो जाएगा -2, तो -2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा +2। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अब हम y का करेंगे। y का मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, आप एक समझ गए होंगे तो दूसरा भी आप फटाफट अब अपने से करना सीख जाएंगे और एक ही वीडियो में आप समझ जाएंगे कि डिटर्मिनेंट्स कैसे हल किया जाएगा, 4 × 4 का या फिर 3 × 3 का, अगर आप भूल गए होंगे तो। चलिए y वाला सॉल्व करते हैं। y मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ, y तो 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो डेट सिंपलाई क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, तो -1 × 1 और -1 यानी कि हो जाएगा -2। चलिए 0 लेंगे तो ये हो जाएगा -0 और यहाँ पर अब 1 लेंगे तो ये हो जाएगा +1 इंटू यहाँ पर क्या रहा है, ये खत्म, तो ये हो जाएगा -2 × 1 -2 और ये हो जाएगा +1 यानी कि -2 + 1 यानी कि -1, ये भी ख़त्म, जोड़ दिया, हो गया सॉल्व। अब लेंगे हम ये वाला, तो ये z है आपका, तो +z इंटू, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस वाला लेंगे 1, तो 1 लिख लेता हूँ मैं। अब ये नीचे इसका वर्टिकल खत्म, हॉरिजॉन्टल खत्म, 2 × 1 -2 × 1 यानी कि 2 - 2। अब ये देखिए यहाँ पर 1 लेंगे, अब
तो 1 तो ये माइनस है इसके सामने, तो यहाँ पर -1 लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये खत्म, तो ये बचा -2 × 1 और ये -1, यानी कि -2 और -1। अब क्या बचा आपका प्लस, यहाँ पर चार्ज है तो प्लस लिखेंगे। अब इसके बाद है ये -1 है, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। इसके बाद ये है -1 है, यहाँ पर फिर हमको माइनस डालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस, फिर हमको -1 डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा, ये -1 डालना पड़ेगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 लेते हैं, मंझला कोष्ठक डालते हैं भैया, 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 लेंगे तो ये ख़त्म, 2 × 1 और -2, 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, और फिर माइनस करके 2 × -1 -2, तो 2 और -2 तो क्या हो जाएगा 2 और +2, यानी कि 4 हो जाएगा। 2 और +2 लिख लेते हैं पहले, 2 माइनस और -2। समझ में आ गया। चलिए 1 लेते हैं तो ये है माइनस चार्ज वाला, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। चलिए 1 लेते हैं तो ये खत्म, इसके नीचे वर्टिकल और इसके हॉरिजॉन्टल, तो -2 × 1 -2 और ये हो जाएगा -1, यानी कि -3 हो जाएगा। -1 पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे है ना, तो 1 वाला ले रहे हैं तो -1 लेंगे, और 1 ये ख़त्म, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल ख़त्म, -2 × 1 तो -2, और माइनस करके ये वाला हॉरिजॉन्टल ख़त्म और वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल ख़त्म, तो -2 × 1 और -1, यानी कि माइनस करके -1, यानी कि हो जाएगा ये +1। बातें समझ में आई आपको, समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लेते हैं 0 वाले टर्म को, तो 0 वाले टर्म को लेंगे तो 0 हो जाएगा आपका, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा 0, इसको लिखूँगा +0 = 0 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। x है -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 और 2 में से 2 ये हो गया जबकि 0, 2 2 4 और ये हो जाएगा -2, 4 में से 2 गया 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस y है तो y लिख दीजिए, -2 ये हो गया 0 और ये हो गया -1, यानी कि -3, तो -3 लिख देते हैं। अब देखिए z वाला देख लीजिए, जेड वाला देख लीजिए आप। जेड वाला देखने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 - 2 0 हो गए, ये -2 -1 -3 और ये -1 इसके पहले है, तो क्या हो जाएगा -2 -1 -3 और ये हो जाएगा -6 के पहले है, तो +3 हो जाएगा। +3 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा z × 2। समझ में आ गया होगा। अब भैया हम वाला लेंगे प्लस, ये वाला लेंगे, तो प्लस -1 है तो -1 लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए 2 -2 ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा -2 + 1, यानी क्या हो जाएगा -1 और -1 और -1 और इसके पहले भी माइनस है, तो ये हो जाएगा +1, यानी कि 4 + 1 यानी कि 5 हो जाएगा, +5 = 0। समझ में आया कि नहीं, +5 × 0 यही तो होगा, +5 × होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -3y, ये हो जाएगा 2z + 2z, ये हो जाएगा -5 = 0। डायरेक्ट सिंपल लिखेंगे हम 2x - 3y + 2z = इसको इधर लेकर चले जाएंगे राइट साइड में, ये हो जाएगा आपका 5। ये होगा आपका आंसर, इसका 5 नंबर आपको फटाक से आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे आशा है कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, और आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि मतलब 1-2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया, और ये फिक्स है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। अगर आप अच्छे से कर लिए, अच्छे से आपने देखा, वीडियो अंत तक देखा है होगा, तो आपको 5 नंबर मतलब देने से कोई नहीं रख सकता। आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर लेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड्स हाँ, और अगर किसी को बुक चाहिए, बुक का PDF चाहिए, PDF फॉर्मेट, तो हम हमारे इस वीडियो में कमेंट कर सकता है कि सर हमें ये बुक की PDF फॉर्मेट चाहिए, मैकेनिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अभी हमने बुक अपलोड किया है जनरल इंजीनियरिंग का, ठीक है, चैप्टर 1 to 5, वो भी जा करके देख लेते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आपको पड़ा होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, चैप्टर 1 to 5 जनरल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।